आपको 2014 की वो जबरदस्त फिल्म इंटरस्टेलर याद है? उस फिल्म में वर्म होल से लेकर ब्लैक होल तक स्पेस के बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज को बहुत ही कमाल के तरीके से दिखाया गया था। लेकिन एक सीन था जो शायद हम सबके जहन में बस गया, जब फिल्म का हीरो कूपर गार्गेंचुआ नाम के एक बहुत बड़े ब्लैक होल में गिर जाता है। जरा उस सीन को फिर से याद कीजिए। कूपर अपने स्पेसशिप के साथ उस अंतहीन अंधेरे में समाता जा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा, फिर अचानक अजीब से पार्टिकल्स नाचने लगते हैं, रोशनी कौंधती है और उसका स्पेसशिप आग के हवाले हो जाता है। उसे बाहर निकलना पड़ता है और वो पहुंच जाता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त के कोई मायने ही नहीं थे। तो ये सीन देखकर दिमाग में सवाल तो आता ही है ना? कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर कभी कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ असल में क्या होगा? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा। ब्लैक होल कोई बहुत पुरानी खोज नहीं है। 100-125 साल पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती भी है। ये सारी कहानी शुरू हुई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो ब्लैक होल को समझना है तो पहले आइंस्टाइन के यूनिवर्स को समझना जरूरी है। तो आइंस्टाइन की ये जो जबरदस्त थ्योरी थी, ये असल में दो हिस्सों में आई। पहले 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिर ठीक 10 साल बाद 1915 में आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इन दोनों ने मिलकर सच कहूं तो यूनिवर्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल डाला। अब आइंस्टाइन की थ्योरी से एक कमाल का आइडिया निकला, टाइम डायलेशन का, मतलब समय का धीमा हो जाना। इसका पहला हिस्सा कहता है कि कोई जितनी तेज चलेगा उसके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, वो तो और भी दिमाग घुमा देने वाला है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, वक्त उतना ही धीमा। याद है इंटरस्टेलर में वो पानी वाला प्लैनेट जहां 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर था? वो क्यों? क्योंकि वो ग्रह गार्गेंचुआ ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी के बेहद करीब था। तो सवाल ये है कि ग्रेविटी वक्त को धीमा कैसे कर सकती है? आइंस्टीन ने कहा, जरा स्पेस और टाइम को एक साथ एक बड़ी सी चादर या कहें तो एक जाल की तरह सोचिए। अब इस पर जब आप कोई भारी चीज जैसे कोई ग्रह या तारा रखेंगे तो वो अपने वजन से इसमें एक झुकाव पैदा करेगा। जो चीज जितनी भारी, झुकाव उतना ही गहरा। बस यही झुकाव ग्रेविटी है। और कमाल की बात यह है कि ये झुकाव सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि लाइट यानी रोशनी पर भी असर डालता है, उसे भी मोड़ देता है। अच्छा, अब यहां से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। मतलब अगर ग्रेविटी लाइट तक को मोड़ सकती है तो क्या कोई चीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो लाइट को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर ले? और अगर ऐसा है तो फिर ये बनते कैसे हैं? ये ब्रह्मांडीय दैत्य आते कहां से हैं? ब्लैक होल असल में मरे हुए तारों की निशानियां हैं। सोचिए, एक बहुत बड़े तारे की जिंदगी एक जंग की तरह है। अंदर से न्यूक्लियर धमाके उसे बाहर की तरफ धकेल रहे हैं और उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ खींच रही है, एक तरह की कॉस्मिक टग ऑफ वॉर। लेकिन जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है, बाहर का प्रेशर भी खत्म और तब ग्रेविटी जीत जाती है। तारा अपने ही वजन तले दबकर ढह जाता है। एक जोरदार सुपरनोवा धमाका होता है और जो चीज पीछे बच जाती है वो बेहद घना कोर, बस वही बन जाता है एक ब्लैक होल। तो क्या हमारा सूरज, क्या वो भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा? जवाब है नहीं। और इसका क्रेडिट जाता है महान भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उन्होंने एक लिमिट पता की जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ये एक तरह का मैजिक नंबर है। अगर किसी तारे के मरने के बाद बचा हुआ कोर हमारे सूरज से 1.4 गुना ज्यादा भारी है, सिर्फ तभी वो ब्लैक होल बन सकता है। और हमारा सूरज वो इस लिमिट से काफी छोटा है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, पर जब हम उनकी कोई तस्वीर देखते हैं तो वो आग का गोला, वो आखिर है क्या? चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तस्वीरों में जो आग का गोला दिखाई देता है ना, वो असल में ब्लैक होल है ही नहीं। उसे कहते हैं अक्रेशन डिस्क। ये गैस, धूल और मलबे का एक ऐसा बवंडर है जो ब्लैक होल के चारों तरफ बेहिसाब रफ्तार से घूम रहा है और इस जबरदस्त रगड़ से इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए, सूरज की सतह से भी हजारों गुना ज्यादा गर्म, और ये एक्सरे के रूप में चमकता है। और यहां पर ना कुछ कमाल के ऑप्टिकल इल्यूजन भी होते हैं। पहली बात, जो नारंगी रंग हमें दिखता है वो असली नहीं है। असल में वो एक्सरेज हैं जिन्हें दिखाने के लिए ऐसा रंग दिया गया है।
दूसरी चीज, डिस्क का जो हिस्सा हमारी तरफ घूम रहा होता है वो ज्यादा चमकदार दिखता है। इसे डॉपलर बीमिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पास आते एम्बुलेंस का सायरन तेज सुनाई देता है। और तीसरी और सबसे कमाल की चीज, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो डिस्क के पीछे की रोशनी को भी मोड़कर ऊपर और नीचे से दिखाती है, जिससे एक हैलो या आभामंडल जैसा बन जाता है। अब क्रीशन डिस्क के और अंदर चलें तो एक और हैरत अंगेज जगह आती है, फोटॉन स्फीयर। मतलब ये वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स वो खुद ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगते हैं। सोचिए, थ्योरी तो ये भी कहती है कि अगर कोई वहां खड़ा हो सके तो उसे अपने ही सिर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि लाइट घूमकर वापस आंखों तक आ जाएगी। कमाल है ना? और फिर आती है आखिरी सरहद, इवेंट होराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। एक बार किसी ने इस लाइन को पार कर लिया, बस फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज यानी लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो चलिए वापस इंटरस्टेलर और कूपर की कहानी पर लौटते हैं। अब जब हम इतनी साइंस समझ चुके हैं तो जरा देखते हैं कि इवेंट होराइजन के पार की जो कहानी फिल्म में दिखाई गई वो असलियत से कितनी मिलती जुलती है। फिल्म में तो कूपर एक 5 आयामी टेसरैक्ट में पहुंच गया था, जो कि एक बेहतरीन आइडिया था, कमाल की कल्पना थी। लेकिन असलियत थोड़ी डरावनी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इवेंट होराइजन पार करते ही जबरदस्त टाइडल फोर्सेस किसी भी चीज को खींचकर लंबा कर देंगी। इस प्रोसेस का एक मजेदार नाम भी है, स्पेगेटिफिकेशन। मतलब आप सचमुच स्पेगेटी के एक धागे जैसे बन जाएंगे। तो इस तबाही के बिल्कुल सेंटर में वहां क्या है? आइंस्टाइन की थियरी बताती है कि वहां एक सिंगुलैरिटी है, मतलब एक इतना छोटा पॉइंट जिसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट यानी अनंत है। और ये वो जगह है जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। और जानते हैं, इसका पक्का सबूत हमें अभी कुछ साल पहले ही मिला है। दशकों की थ्योरीज के बाद 10 अप्रैल 2019 को इंसान ने आखिरकार एक ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर खींची। आइंस्टाइन की भविष्यवाणी के लगभग 100 साल बाद हमने अपनी आंखों से वो देखा जिसे कभी असंभव माना जाता था। पर रुकिए, इतनी डरावनी बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ब्लैक होल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी समेत लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो एक एंकर की तरह पूरी गैलेक्सी को संभाले हुए है। जब तक आप एक सेफ डिस्टेंस पे हैं, कोई खतरा नहीं है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। हमने ये जाना कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी, वक्त उतना धीमा। तो जरा सोचिए, सिंगुलैरिटी पर जहां ग्रेविटी अनंत है, इन्फिनिट है, क्या वहां वक्त अनंत रूप से धीमा हो जाता है या फिर हमेशा के लिए रुक जाता है? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, और यही शायद हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है।